हेलो टू ऑल, हाउ आर यू। सो अभी हम वाइंडिंग अप के चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं बिकॉज मेरी वीडियो में आपको पटाखों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, आई नो, बट सीरियसली आई कांट डू एनी थिंग बिकॉज ऑफ इट्स नॉट माई फॉल्ट। टुडे इज़ अ दिवाली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिस दिवाली all happiness comes in your home, in your heart. It's a once again happy दिवाली। सो दिवाली है एंड अभी दैट्स नाइट टाइम है, तो पटाखों की आवाज़ आपको इजीली आराम से क्लियर आएगी। ओके, बट हमको क्या करना है, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास है इसलिए हमें पढ़ाई करनी है। मैं जानती हूँ आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं बिकॉज एग्ज़ाम्स भी काफ़ी ज़्यादा पास है। ठीक है, अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छी बात है, और अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप जो है वो बहुत बड़ा अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। तो चैप्टर नंबर 7 के साथ हम चलते हैं। ठीक है, वाइंडिंग अप के चैप्टर्स। सो हम यहाँ क्या करवाने वाले हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इफ़ यू लाइक इट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स गिव मी अ मोटिवेशन कि नहीं, मुझे और करना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे जो आपको बतानी है दैट इज़ कि आई एम कवरिंग द इलुस्ट्रेशंस एंड ऑल्सो द टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस, सो दैट आपने वाइंडिंग अप तो पढ़ रखा है, उसकी सारी चीज़ें आपने ऊपर ऊपर से या फिर बहुत ही अच्छे से समझ रखी है। मैं वो चीज़ पे नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है, टेस्ट योर नॉलेज या इलुस्ट्रेशन से जो आपने बहुत अच्छे से नहीं देखे हैं या फिर एग्ज़ाम से पहले आपको देखना है, और अगर आपको एक एक को रीड नहीं करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर आपने 3 से 4 बार देख लिया तो फिर एग्ज़ाम टाइम में अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी आप इजीली क्या कर पाएंगे, टेकल कर पाएंगे। जी सर, चलिए। पटाखों की आवाज़ आपको थोड़ी सुननी पड़ेगी। हाँ, आई विल सजेस्ट टू यू कि ईयरफोन्स मत लगाना, दैट इज़ बिकॉज वैसे तो इतनी तेज़ आवाज़ नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा पटाखा फूटेगा आई डोंट नो। अब आप बोलेंगे आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक्चुअली आई डोंट हैव ना टाइम बिकॉज ऑफ आज टुडे इज़ अ 24 आफ्टर दैट दैट्स टाइम नॉट, सो दैट इज़ अ रीज़न। सर एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसे समझना क्या कहता है। द वाइंडिंग अप प्रोसेस इज इनिशिएटेड अगेंस्ट प्राइमर लिमिटेड एन एडवाइजर कमिटेड advisory committee is formed by the tribunal consisting of 13 members। कितने मेंबर है? 13 मेंबर्स, 13 मेंबर है। in order to advise the company liquidator and report to the tribunal on the matter directed by the tribunal। the composition of advisory committee consists of 7 क्रेडिटर्स एंड 6 कॉन्ट्रीब्यूटरीज। सर 7 क्रेडिटर्स है और 6 कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं। द सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इनवैलिड। क्यों इनवैलिड हो गया सर? क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि एडवाइजरी कमेटी ये कहती है, एडवाइजरी कमेटी क्या कहती है, मैक्स टू मैक्स कितने मेंबर चलेंगे? 12 है ना, 12। तो सर यहाँ 12 से ज़्यादा हो गए क्या? हाँ जी सर, ज़्यादा हो गए, तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। कैसे चल रहे हो आप? ठीक है, और एग्जाम्पल्स मिलेंगे। हाँ जी सर, मिल गया मिल गया मिल गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाइए। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर क्रेडिटर जो है वो 1 लाख रुपये है। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज़ कितनी है सर? 1 लाख रुपए। क्या बोला? जो सिक्योर क्रेडिटर है वो 1 लाख रुपए है, वर्कमैन का ड्यूज़ 1 लाख रुपए है, डेट ड्यू ऑफ द कंपनी जो है वो सिक्योर क्रेडिटर का 3 लाख रुपए है। द एग्रीगेट अमाउंट वर्कमैन ड्यूज़ एंड टोटल कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए। द वर्कमैन पोर्शन ऑफ दी, तब मेरी बात सुनो, यू हैव ओनली 1 लाख रुपये। ठीक है, तो एक काम करो, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए तुम्हारे पास जेब में, 1 लाख रुपए, और तुम्हारा बाकी कितना है? 1 लाख रुपए तो वर्कमैन को देना है और 4 लाख रुपए क्रेडिटर को देना है। तो क्या एक काम करो, किसी एक को देकर निपटा दे क्या सर? नहीं सर, किसी एक को देकर भी नहीं निपटा सकते हैं ना। सो आई थिंक होप आई यू अंडरस्टूड दैट आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारा का सारा वर्कमैन को दे दिया फिर सिक्योर क्रेडिटर को दिया, नॉट पॉसिबल। तो आपको 1 लाख को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो 1 लाख 3 लाख है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25 आएगा और 75 आएगा। इट इज़ वेरी मच क्लियर। हाँ जी सर, अब आ जाओ आगे नेक्स्ट। एग्जाम्पल आप कौन सा करें?
आ जाइए सर, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है, सुनना, द ट्रिब्यूनल हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप अगेंस्ट RSJ लिमिटेड। ट्रिब्यूनल ने क्या करी? वाइंडिंग अप की प्रोसीड्स को इनिशिएट किया, ठीक है। द गुड्स इन स्टॉक ऑफ RSJ लिमिटेड आर सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर आप गुड्स को सेल कर रहे हो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में, क्या आप कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। द लिक्विडेटर अपॉइंटेड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, क्या बोला? द लिक्विडेटर अपॉइंटेड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप compels the management of RSJ Limited to write the company is being wound up on the sale invoice issued by RSJ Limited। तो यहाँ पर ये समझना कि वो क्या कर रहा है, PQT को गुड्स सेल कर रहा है। तो आपको भी पता है कि क्या वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स में जाने के बाद गुड्स सेल होता है तो ऑर्डिनरी कोर्स चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। द लिक्विडेटर अपॉइंटेड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप कंपेल द मैनेजमेंट ऑफ RSJ लिमिटेड। अब लिक्विडेटर जो है वो अपने मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। द कंपनी बीइंग वाउंड अप on the sale invoice issued by RSJ Limited, the management opposed the same as a transaction in the normal course of the business as per the term of section 344 of the Companies Act state suggest by liquidator in mandatory as per the Company Act। बताओ, suggest by liquidator is mandatory, तो इनका कहना है, अच्छा इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, the management opposed the same as a transaction in the normal course of business as per the 344 of the Companies Act, the statement suggested by liquidator is mandatory, ठीक है। the statement suggested by liquidator is mandatory। देखो ये ऐसा होता है, स्टेटमेंट दैट कंपनी इज इन लिक्विडेशन। तो क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप में? क्या होता है कि वाइंडिंग अप का या तो ट्रिब्यूनल या वॉलेंटरीली एवरी इनवॉइस जो होती है गुड्स और बिजनेसेस की लेटर इशूड की गई होती है बिहाफ ऑफ कंपनी लिक्विडेटर रिसीवर बिंग डॉक्यूमेंटेड नेम ऑफ द कंपनीज पेपर शेल स्टेटमेंट शेल बी बिंग अ वाउंडिंग अप, ठीक है। तो ये कंपलसरी मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सेक्शन। जी सर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आपको क्या कहता है? ए लिमिटेड इज गेटिंग वाउंडिंग अप, ठीक है, बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 271। सर 271 क्या सेक्शन है सर? ग्राउंड से, कि वाइंडिंग अप कब हो सकता है उसके ग्राउंड से। 2013 मिस्टर पी लिक्विडेटर हैज़ अ सम 45 लाख, ठीक है, विच वॉज डिपॉजिटेड इन कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड undistributed assets account। Mr. P was given a receipt of the same। Mr. X applied to the registrar on 1st October 2019 claiming 12 lakh for such amount। After verifying the correctness of the claim, the same was settled on 12th November 2019। Balance amount remained unclaimed for the period of 15 years and hence was transferred to the general revenue account of the central government। It was noted that a sum of 6 lakh was retained by Mr. P, which should have been deposited by him into company's liquidation dividend and undistributed assets account। Hence, interest 15% per annum was levied और मिस्टर पी। तो इन द गिवन केस कुछ नहीं होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रार जो है क्लेम कर रहा है 12 लाख। इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ इज अ नो नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। द क्लेम वॉज सेटल ऑन 12th November 2019 विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। 60 days में क्लेम सेटल हो जाता है। द अनक्लेम अमाउंट हैज़ बिन ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। जो अनक्लेम्ड है वो पैसा जनरल रिजर्व में चला जाता है, ठीक है। अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द अमाउंट हैज़ रिमेन अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। और फिर 15 साल तक वो अनक्लेम रहता है और 15 साल के बाद देखो 15% का इंटरेस्ट अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो 12% पर एनम लेविड एंड देयर फेलियर टू डिपॉजिट 6 लाख द कंपनी लिक्विडेटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट्स अकाउंट, ठीक है। सर ये कहाँ से आया है और क्या कहना चाहता है? एक्चुअली ये देखो ये यहाँ से आया है, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट्स। सर कंपनी लिक्विडेट हो रही है और डिविडेंड दिया जा रहा है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट्स है, तो फिर इनका जो प्रोविज़न हम लगाते हैं ना वैसा ही प्रोविज़न लगाना कि भाई साहब जो दे दिया, नहीं तो 15 साल तक वो अनक्लेम अकाउंट में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी, 6 लाख रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है, 15% और 12% का इंटरेस्ट लग सकता है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखना। मिस्टर टी इज अपॉइंटेड एज अ official liquidator for carrying out the winding up process of FSM Limited। The company has been declared wound up as on means जून है ना ये, अप्रैल मई जून, ठीक है। 1 June 2020 ₹2,50,000
representing the amount unpaid the creditor was not deposited in the company liquidation dividend and undistributed assets। आपने क्या किया, डिपॉजिट नहीं किया 30/9/2020 तक। तो देखो सर, हमने ऊपर के प्रोविज़न में ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है ऊपर के प्रोविज़न में? ऊपर के प्रोविज़न में पढ़ा है कि भाई साहब जितना भी पैसा जो बांट दिया वो तो ठीक है, वो जो नहीं बांटा वो कितने दिन में आना चाहिए। अमाउंट अनक्लेम 15 ईयर्स तक पड़ा रहेगा। कितने टाइम तक ट्रांसफ़र करना है, रुको एक सेकेंड ना। सच पीरियड 60 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच क्लेम। देखो थोड़ा यहाँ समझे, ठीक है। मनी इन द हैंड ऑफ लिक्विडेटर, डिविडेंड पेबल टू एनी क्रेडिटर, assets refundable to any contributors, transfer of money into the company liquidator dividend and undistributed assets account। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करोगे, कोई टाइम नहीं दे रखा है इधर, है ना। सिक्स मंथ आफ्टर द डेट ऑफ दे वर डिक्लेयर्ड dividend payable but which will remain unpaid for the 6 months after the date furnishing the, ठीक है, ये भी ठीक है। 14 days of the date of filing of such statement voluntary winding up and then period of settlement of claim provide registrar shall settle the claim of such persons within a period of 60 days from the date of receipt of such claim। ठीक है, और 15 साल तक वहाँ रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ इनका क्या कहना होगा बताना। एज पर सेक्शन 352 द अमाउंट कैन बी रिटेन अप टू द नेक्स्ट 6 मंथ। आप अपने पास 6 महीने रख सकते हो। सिंस 6 मंथ नॉट लैप्स इन द अबाउ सिचुएशंस नॉट कॉन्ट्रावेंशन। यानी मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के 6 मंथ तक आप अपने पास रखो। सुनो थोड़ा समझना, आपने डिक्लेयर किया है ना, डिक्लेयर करने के 6 मंथ तक अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिक्लेयर करने तक 6 मंथ तक 6 महीने अपने पास रखो। 6 महीने के बाद उसे 15 ईयर्स तक वो कहाँ रहेगा, अनपेड अनक्लेम में। ठीक है, अनपेड अनक्लेम में रहेगा। ये बात हमें समझ में आती है। तो 6 महीने हम 6 महीने के एंड में ट्रांसफर कर देंगे, 15 साल तक वहाँ रहेगा। अगर कॉन्ट्रावेंशन किया 6 लाख 12% 15% की पेनल्टी लगा देंगे ये लोग। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। छन आई नो आपको ढोल की आवाज़ भी आने लग गई होगी अब। चलो 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 सर, इन्फोटेक ओवर ट्रेडिंग। अब सीधे क्वेश्चन पे आ चुकी हूँ मैं, ठीक है। चलो पेन चेंज करते, थोड़ा कलरफुल अपन भी लेकर आते, ठीक है। यस सर, इन्फोटेक ओवर ट्रेडिंग लिमिटेड वॉज ऑर्डर टू बी वाउंड अप कंपल्सरी वाउंड अप होना चाहते हैं बाय एन ऑर्डर डेटेड 10 March 2019 बाय द ट्रिब्यूनल। The liquidator, the official liquidator who has taken control for the assets and other records of the company was noticed the following. The managing director of the company has sold certain properties belonging to the company to a private company in which his son was interested, causing loss to the company to the extent of INR 50 lakh. The sale took place on 15 October 2018. Examine what actions the official liquidator can take in this matter having regard to the provision of Companies Act। तो कुछ नहीं है सर, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इन्फोटेक ओवर ट्रेडिंग लिमिटेड है, ठीक है। वो क्या करती है, ऑर्डर करता है वाउंडिंग अप का ऑर्डर। ऑब्वियसली ट्रिब्यूनल ही करेगा, कंपलसरी वाउंडिंग अप हो रहा है। कब आया ये ऑर्डर, 10 March 2019 का आया बाय द ट्रिब्यूनल। द ऑफिशियल लिक्विडेटर हु हैज़ टेकन कंट्रोल फॉर द असेट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी हैज़ नोटिस द फॉलोइंग। तो क्या बोला कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है हु हैज़ टेकन कंट्रोल फॉर द असेट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी हैज़ नोटिस द फॉलोइंग। क्या उन्होंने नोटिस किया कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज़ सोल्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज़। देखो लिक्विडेटर पता है बहुत ही एकदम शातिर माइंड का है, हर चीज़ें नोटिस कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई साहब यार ये जो प्रॉपर्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने बेची है ना, बिलोंग टू द कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी, बिलोंग टू द private company in which son of interested causing a loss of the company to। oh my god, मतलब ये प्रॉपर्टी, ध्यान रखना उनका दिमाग कितना तेज चलता है। ये प्रॉपर्टी जो बेची है ना, ये तुमने तुम्हारी सन की कंपनी को ही बेची है और
इंटरेस्टिंग, ठीक है, कॉजिंग लॉस ऑफ द कंपनी टू द, और इसकी वजह से कंपनी को 50 लाख रुपए का लॉस हुआ। और ये 15 अक्टूबर 2018 की बात है। ये 15 अक्टूबर 2018 की बात है। आज 10 मार्च 2019 से कंपनी बंद करने की नौबत आ गई है और पता लगा कि ये एमडी ने एक प्रॉपर्टी अपने बेटे को ही बेची है। एग्जामिन व्हाट एक्शन एन ऑफिशियल लिक्विडेटर कैन टेक फॉर इन दिस मैटर। बताओ सर, ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा पता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर उस प्रॉपर्टी को सेट असाइड कर देगा बाय द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। कहाँ लिखा हुआ है सर? आप ये कहाँ से बताते हो? मैंने बोला ये देखो सर, सेक्शन 328 में लिखा हुआ है। 328 में क्या लिखा हुआ है सर? पढ़ के बताओ। कंपनीज एक्ट के यहाँ लिखा हुआ है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर कैन इन्वोक। इन्वोक का मतलब क्या होता है? इन्वोक का मतलब होता है सर छोड़ सकता है, त्याग सकता है, तो मतलब यू इन्वोक कर सकता है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को टू रिकवर द सेल, उसे रिकवर कर सकता है जो भी सेल ऑफ असेट्स हुई है ऑफ कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 328 इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ प्रेफरेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सर सबसे मेन प्रेफरेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। क्या बोला? अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होता है दैट इज देयर इज अ प्रेफरेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, और एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट, एग्जीक्यूशंस मेड, टेकन और डन बाय और अगेंस्ट अ कंपनी विद इन अ 6 month। यानी अगर सेक्शन 328 इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ प्रेफरेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रेफरेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, मूवेबल और इमूवेबल, और एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट, एग्जीक्यूशंस मेड, टेकन और डन बाय और अगेंस्ट अ कंपनी विद इन अ 6 month बिफोर द मेकिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर एज इट मे थिंक फिट एंड मे डिक्लेयर सच ट्रांजेक्शन्स इनवैलिड एंड रिस्टोर द पोजीशन। यानी सर अगर आज वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया, बहुत ध्यान से सुनना, आज वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया, उसके पिछले 6 महीने का अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जो लगता है, क्या लगता है सर? प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन से, ठीक है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, या डिलीवरी ऑफ गुड्स हो, पेमेंट एग्जीक्यूशन मेड हो, किसी भी तरीके का हो। यू कैन होप यू कैन अंडरस्टूड। मुझे पता है पीछे से पटाखों की आवाज़ से आपका मन भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि अब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब कोई दिवाली का सीज़न नहीं होगा, है ना? क्योंकि आज मैं अपलोड करूँगी तो मुझे नहीं लगता कि आज ही आप देख लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज मैंने इतनी कम्युनिटी अभी डेवलप ही नहीं करा है, दैट इज़ सो। सुनिए, सिंस in the present case the sale of immovable property took place on 15th October 2019 and company went into liquidations on 10th March 2019, तो सर विद इन अ 6 month है बिफोर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सिंस द रिजल्टेड क्या हो जाएगा? द ऑफिशियल लिक्विडेटर विल बी एबल टू सक्सीड इन proving the case under section 328 by way of fraudulent preference as the property was sold to a private company in which the son of ex managing was interested. Hence the transaction made will be regarded as invalid. Sir transaction invalid हो जाएगा and restore the position of the company as if no transfer of immovable property has been made. अगला करें? ठीक है अगला करते। क्या बोला अगला? XYZ Limited is being wound up by the tribunal। बंद कर दी गई। All the assets of the company have been charged to the company's banker to whom the company owns 5 crore। द कंपनी, देखो कंपनी के पास कितना है पता है? 5 करोड़ का है। द कंपनी ऑन्स फॉलोइंग अमाउंट, जिसमें वर्कमैन को देना है सर 1 करोड़ 25 लाख रुपए, गवर्नमेंट को देना है सर 30 लाख रुपए और अनसिक्योर्ड को देना है 60 लाख रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट each kind of creditors is likely to get if the amount realized by official liquidator from the secured assets and available for distribution among creditor is only 4 crores। बताओ सर, इसका कहने का मतलब क्या है? Amount each kind of creditor is likely to get if the amount realized by the official liquidator from the secured assets and available for distribution among creditor is only 4 करोड़। बताओ क्या करोगे?
कैसे चुकाओगे पैसा? तो पक्की बात है पेरी पासू करेंगे, मतलब वर्कमैन के ड्यूज़ को और जो तुम्हारा लोन है ना। तो लोन कितने का है? 5 करोड़ का है, और ये कितने का है? 5 और 1 6 25 हो गया है ना, क्योंकि ऑल दी असेट्स कंपनी हैज़ चार्ज बाय बैंकर, तो बैंकर ने चार्ज कर रखी है, तो 6 25 का लोन हो गया, और तुम्हारे पास सिर्फ 4 लाख है, तो बांटो कितना आएगा? कितना आएगा बांटेंगे तो? ये देखो सर, तुम्हारे पास 6 25 है, 6 25 है, और 4 करोड़ को 6 मतलब 6 करोड़ 25 लाख है, और 4 करोड़ को बांटना है। ये देख लो तुम्हारे पास ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। तो 80 तुम वर्कमैन को दे दोगे, बच्चे हुए 3 20 तुम ले लोगे, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। हैंस द गवर्नमेंट ड्यूज तो गए, टाटा बाय बाय, भूल जाओ। सबको याद रखोगे तो फिर पेमेंट कर नहीं पाओगे। नाउ इन्फोटेक ओवर ट्रेडिंग लिमिटेड, आप बोलोगे इन्फोटेक अभी ऊपर आया तो है, पता नहीं। इन्फोटेक ओवर ट्रेडिंग लिमिटेड वॉज ऑर्डर टू बी कंपल्सरी वाउंड अप बाय द ऑर्डर डेटेड, ठीक है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर इनको आया, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। द ऑफिशियल लिक्विडेटर हु हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ द असेट्स, उन्होंने कंट्रोल भी ले लिया। वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज हुज कॉल आर पेंडिंग, दैट्स वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसकी कॉल जो है आर पेंडिंग है, टू बी पेड इन अबाउंट लीव इंडिया फॉर एविडिंग पेमेंट ऑफ कॉल। सर क्या पता है एक पर्सन है, देखो कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, एक पर्सन की कॉल ड्यू है, और वो पर्सन भागने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि वो कहीं बाहर भाग जाए, दूर भाग जाए। एक पता है, एक कौन सा वर्ड था, मैंने वो देखा था, वो काफ़ी अजीब वर्ड था, अभी यूज़ हो रहा था वो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरा क्या बोलता है? अ पर्सन हैविंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी हिज पोजेशन में abscond to avoid एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये एक और चीज़ हो रही है। apprehending such possibilities, tribunal detain such contributory for 6 months, disallowing him to leave India as well as arrest and seize books of accounts from the person which may possibly abscond to avoid examination of the affairs of the company. Referring the provisions of Companies Act 2013, आपको कुछ आंसर्स देने हैं। What is the validity of tribunal's order for detain of contributory disallowing him to leave India? What is the validity to tribunal order? देखो कोई पर्सन अगर भागने की कोशिश करेगा, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तो हम क्या एक्शन लेंगे, हमसे ये पूछा गया है। इट इज़ अ करेक्ट फ्रॉम ट्रिब्यूनल पार्ट टू अरेस्ट और सीज कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई भागने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो सही होगा? तो बस हमें इसी का आंसर लिखते हुए बताने का है। बताओ क्या बताओगे, बताओ। According to Section 301, the Companies Act 2013, at any time either before or after passing a winding up order, if the tribunal is satisfied that contributory, क्या बोला? Contributory, a person having property account or paper of the company in his possession, ठीक है। या तो कोई contributory है या फिर जिसके possession में papers है, जिसके possessions में books of accounts है, is about to leave India, अगर उन्हें लगता है कि इंडिया से भाग जाना चाहिए, इंडिया से भाग जाना चाहिए, और अदरवाइज टू abscond कर देना चाहिए, और about to remove and conceal any of his property for the purpose of evading payment of calls or of avoiding examination respecting the affairs of the company, the tribunal may cause, क्या कर सकता है पता है? contributories को डिटेन कर सकता है ट्रिब्यूनल। इस चीज़ का ऑर्डर पास करता है कि उसे डिटेन कर दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज कर दो, ये ऑर्डर भी पास कर सकता है ट्रिब्यूनल। इन द इंस्टेंट केस, अगर ट्रिब्यूनल ये कहता है कि नेक्स्ट 6 मंथ के लिए डिसअलाउिंग हिम टू लिव इन इंडिया, इट इज़ अ वैलिड, और सीज करने का बोलता है वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रिब्यूनल है वो पावर। अगर उसे लगता है कि कोई बंदा किसी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा या खुद भाग जाएगा तो उसे डिटेन कर लो। बंदे को पकड़ने को डिटेन कहते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पकड़ने को सीज कहते हैं। अंडरस्टूड? जी हाँ जनाब, अंडरस्टूड मैम। ये क्या कर रहे हो दिवाली की सीज़न में पटाखों की आवाज़ के साथ? आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या कर सकते हैं? इट इज़ अ लाइफ ड्यू टू एन अनप्रेसिडेंटेड फ्लड ऑल द फिक्स। ओहो एक्सटेंसिव था ना। एक्चुअली आई एम ऑल्सो अफ्रेड द ओल्ड वॉइसेस।
All the fixed assets of a company were damaged extensively. जी सर. Due to an unprecedented floods, all the fixed assets of company, ठीक है, fixed assets of a company were damaged extensively beyond renovations or repair. The cost of replacement of assets were huge and the sum insured on the fixed assets did not cover all the assets. Therefore, the operation of the company were permanently discontinued करने की नौबत आ गई है. ठीक है. Meanwhile, based on a winding up petition filed by the secured creditors, High Court passed a winding up order. The worker of the company opposed to the winding up petition also filed an appeal against the winding up order. ठीक है. The worker are not sure whether their appeal would be heard in the winding up proceedings. Examine whether the provisions of Companies Act with the appeal filed by the worker to succeed. बताओ, कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया और बाद में वर्कर चाहता है कि नहीं हम अपील करेंगे, कंपनी वाइंडिंग अप नहीं होनी चाहिए. तो ऐसे में पता है क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू 279 ये कहता है कि व्हेन अ वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड या प्रोविजनल लिक्विडेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड, नो सूट और नो लीगल प्रोसीडिंग शेल बी कमेंस्ड. मतलब आप कोई लीगल प्रोसीडिंग्स कर ही नहीं सकते हो पेंडिंग एट डेट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर. अगर कोई पेंडिंग भी है, शेल प्रोसीड्स अगेंस्ट द कंपनी. सिर्फ आपको उसे या तो क्या करना होगा, अगर ट्रिब्यूनल परमिट करेगा तो ही वो छूटेगी. मतलब ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स चल ही नहीं सकती है. और अगर वो छूट भी गई तो उसे 60 डेज़ में डिस्पोज करना होगा ट्रिब्यूनल के द्वारा. सर अगर वो पेंडिंग एप्लीकेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है तो फिर उसे चलने तो फिर ट्रिब्यूनल के बस की बात नहीं है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 325, 326, 327 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इन दी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर दिस एक्ट द वर्कमैन ड्यूज शेल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल. जो वर्कमैन ड्यूज है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में दिए जाएंगे अदर डेट से रैंकिंग पेरी पासो है ना सिक्योर क्रेडिटर्स. ठीक है. एज पर द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चंस द हाई कोर्ट हैज़ ऑलरेडी पास अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑफ द कंपनी, हैज़ द वर्कमैन कैन अपील अगेंस्ट द वाइंडिंग अप ऑर्डर बट ओनली विथ द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल. अगर ट्रिब्यूनल छोड़ देगा, भाई साहब ट्रिब्यूनल कह देगा तो ही आप क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो. एंड सब्जेक्ट टू सच टर्म एज द ट्रिब्यूनल में इम्पोज फर्दर द ड्यूज interest of the workman will be protected in priority as workman's dues shall be paid in priority to all other debt ranking pari passu with secure creditor. pari passu चलता है with secure creditor. किसका? वर्कमैन का और secure creditor का. क्लियर इट? यस सर, यस बॉस. ठीक है. Clerks Limited had made default in filing of financial statement and annual return for a continuous 4 financial year. तुम गड़बड़ियाँ कर ही जा रहे हो. ठीक है. 31st March 2019. The registrar of company having jurisdiction approached the central government to accord sanction to present a petition to tribunal NCLT petition करने के लिए for the winding up of the company as per the above ground section 272. बस 272 के अकॉर्डिंग उन्होंने एप्लीकेशन करी. एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ ROC मूव, एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्टेट टाइम लिमिट फॉर पासिंग एन ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 273 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सर कब ROC जो है वो ट्रिब्यूनल से कहकर कंपनी का वाइंडिंग अप करवा सकता है? तो बहुत सिंपल सा फंडा है सर. ROC ट्रिब्यूनल को बोल सकता है वाइंडिंग अप करने के बारे में कब? अगर ROC को लगता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में पिछले 5 सालों में कंटिन्यूसली ना तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रही हो, ना ही वो एनुअल रिटर्न फाइल कर रही है. इन द पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है? इन द पर्टिकुलर केस में जब क्या हो रहा है, मेरी बात सुनो, ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना ही कोई एनुअल रिटर्न पिछले 5 सालों में फाइल हो रहे, तो ROC ट्रिब्यूनल को कहकर वाइंडिंग अप करवा सकते. इन द इंस्टेंट केस यही हो रहा है भाई साहब कि अभी 4 साल ही हुए हैं, है ना. तो जो टाइम लिमिट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर है वो भी पूरी नहीं हुई है. पर हाँ सर, अगर ट्रिब्यूनल चाहे, अगर आप ऑर्डर आप करोगे, आप कहोगे, ROC कहेगा, तो 373 ऑफ द एक्ट शेल बी मेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सच पेटिशन. टाइम लिमिट फॉर द ऑर्डर 90 डेज में ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर पास कर देगा जब आपने प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन किया. ठीक है. टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 273. एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 273 ऑफ द एक्ट शेल बी मेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन. क्लियर इट? थैंक यू. कंप्लीट हो गया अपना.